हेलो बच्चों, आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 एंजॉय कर लिया होगा। अब बारी है पार्ट 3 की। आज हम लोग करेंगे नेगो। एक्चुअली फोर्थ पार्ट है, तो 3 पार्ट हो गए, चौथे पार्ट की आज हम लोग करेंगे नेगो के ऐसे टॉपिक्स। और जैसे मैंने लिस्ट बनाई ना, मुझे पता चला पूरा सिलेबस ही बना डाला मैंने नेगो का। ठीक है, तो नेगो के इन टॉपिक्स का अब डिस्कशन होगा। सो वेलकम टू द क्लास। चलिए शुरू करते हैं। और यूज कोड CSG सेव द अर्थ। तो चलिए सर, अर्थ को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आजा 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 आजा, जल्दी जल्दी आजा। हाँ, ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, क्या प्रॉमिसरी नोट बेरर हो सकता है? क्या प्रॉमिसरी नोट बेरर हो सकता है? सो लेट मी एंड द डिस्प्यूट वंस एंड फॉर ऑल। प्रॉमिसरी नोट के डेफिनेशन में बेरर जरूर है, लेकिन इस देश में मतलब भारत में बेरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने की पावर सिर्फ आरबीआई के पास है। और उस बेरर प्रॉमिसरी नोट को हम लोग बुलाते हैं, उस बेरर प्रॉमिसरी नोट को जिसको आरबीआई इशू करता है, जिसके पास सिर्फ आरबीआई को इशू करने की पावर है, उसे हम लोग बुलाते हैं करेंसी नोट्स। क्या बुलाते हैं? करेंसी नोट्स। तो इसीलिए अगर आप डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट देखोगे तो उसमें आज भी लिखा है कि प्रोमिसरी नोट बेरर के पास जाता है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट बेरर होता है, लेकिन बेरर प्रोमिसरी नोट इशू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। उसके अलावा किसी भी एंटिटी के पास इंडिया में बेरर प्रोमिसरी नोट इशू करने की पावर नहीं है। ठीक है, तो जब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस लिखने की बात आती है, वन ऑफ दिस डिफरेंसेस कि बेरर प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेरर भी इशू हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रंकेटेड चेक। अब ये ट्रंकेटेड चेक देखिए, कभी भी एग्जाम्पल की तरह या कभी भी आपको डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा। बट मैं बच्चे ना क्या होता है, घबरा जाते हैं, ऐसा कोई अंग्रेजी का भारी वर्ड देखते हैं कि भैया ये ट्रंकेटेड क्या है। तो मैं आपको जरा सा बता देता हूं ये ट्रंकेटेड चेक बेसिकली है क्या। ट्रंकेटेड चेक इज नथिंग बट इट इज द scanned image of the check, scanned image of the check used for clearing, used for क्लियरिंग। इसको भैया क्लियरिंग के लिए यूज करते हैं एज अ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। थोड़ा सा एग्जांपल की तरह दिखाता हूं। यहां पर बैठा है भैया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर बैठा है हमारा बैंक आईडीबीआई। यहां पर हमारा बैंक बैठा है एचडीएफसी। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या, मुझे एक चेक मिला। ठीक है, मुझे एक चेक रिसीव हुआ। अब ये चेक आईडीबीआई बैंक का है, लेकिन मेरे नाम पर है और मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है। तो मैं अपना अकाउंट, मैं ये चेक यहां पर डिपॉजिट कर देता हूं। तो अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी से यहां से एक आदमी स्कूटर लेके निकलेगा, आईडीबीआई जाएगा पैसा लेने के लिए। ऐसे नहीं होता। होगा क्या कि यहां पर जैसे ही मैंने ये चेक यहां पर डिपॉजिट किया, एचडीएफसी क्या करता है, इस चेक की एक स्कैन इमेज स्कैनर में डाल के इसकी एक स्कैन इमेज आरबीआई को फॉरवर्ड करता है। आरबीआई इसी स्कैन इमेज को आगे आईडीबीआई को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, जब आईडीबीआई वहां से ग्रीन सिग्नल दे देता है कि हाँ भैया इस पर सिग्नेचर सही है और हाँ भैया ये जेन्युइन चेक है, तो यहां पर आईडीबीआई उस अकाउंट को डेबिट करता है, मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करता हूं, एचडीएफसी क्रेडिट करता है। ये सारे ट्रांजैक्शन में ये जो स्कैन इमेज ऑफ द चेक घूम रही है ना, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। तो ट्रंकेटेड चेक कुछ नहीं है, इट इज अ स्कैन्ड इमेज ऑफ अ चेक जो आरबीआई की इस फैसिलिटी में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। ठीक है, ये आपको कभी नेकेड आई से दिखेगी नहीं, क्योंकि ये सब बैकएंड में होता है। इसीलिए कोई डिफरेंट बैंक का चेक होता है तो 48 आवर्स लगता है क्लियरेंस होने में। सेम बैंक का होता है तो 24 में हो जाता है। और अगर सेम ब्रांच का हो तो विद इन 12 आवर्स हो जाता है, क्योंकि उसमें आरबीआई के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, फिर आया ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। मैं सबसे पहले आपको एक बता देता हूं कि यहां पर ना आईसीआई से एक गड़बड़ हुई है। अगर आप देखोगे आपके स्टडी मटेरियल में ड्रॉ इन केस ऑफ नीड टाइप्स ऑफ पार्टीज ऑफ चेक में लिखा हुआ है, लेकिन वो वहां पर नहीं होना चाहिए। जो कि ड्रॉ इन केस ऑफ नीड जो होता है वो कॉन्सेप्ट चेक में आता ही नहीं है। क्यों? जब मैं वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा। सर, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या है? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड
का मतलब क्या है? सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, ड्रॉई होता कौन है? जिसको पैसा मिलना है। जिसको पैसा मिलना है या जिसको पैसा देना है? सर, जिसको पैसा देना है। ठीक है, देना है। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? जब एक ड्रॉई अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में एक दूसरे आदमी का नाम लिख देता है, लेट्स से मिस्टर जय, और उसके बगल में लिख देता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो इनिशियल ड्रॉई है वो पैसा पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो फिर जो दूसरा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, आप इससे रिकवरी कर सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक कि द अदर पर्सन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड इज बेसिकली अ श्योरिटी, जैसे कि एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब ये चीज चेक के केस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद सोचो, आपका एचडीएफसी बैंक में चेक है, आप उसमें क्या आईडीबीआई का नाम लिख दोगे? एक बैंकर दूसरे बैंकर से पैसा क्यों देगा दूसरा बैंकर पहले वाले के लिए? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में है। आईसीआई ने इसको पार्टीज टू चेक में लिखा है, उसके पीछे उनसे एक बहुत बच्चा वाली मिस्टेक हो गई है। सेक्शन नंबर 6 बताता है पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब उसमें ड्रॉअर, ड्रॉई, मेकर, पेई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी है। कायदे से उनको ड्रॉई इन केस ऑफ नीड को हेडिंग में डालना चाहिए था बिल ऑफ एक्सचेंज के, उन्होंने उठा के डाल दिया चेक में। तो आप भी एग्जाम में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड चेक की ही पार्टी में लिखना, बट उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब है वो आदमी जो किसी और आदमी के बिहाफ पर प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तू नहीं पैसा दिया तो मैं दे दूंगा, विच इज जस्ट लाइक श्योरिटी, जैसे कि होता है एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में। आइए, ये हो गया ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। अगला आया सर इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अगल बगल लिख के दिखाता हूं, ठीक है? इनलैंड और फॉरेन, इनलैंड और फॉरेन, और इसके ये इनलैंड और फॉरेन, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ओपीसी, और ऐसे जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ना, इनके बारे में और जानकारी के लिए आप ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट दिखा देता हूं आपको। जैसे आप मेरे अगर इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओगे, सीए शांतम गुप्ता इंस्टा, ठीक है? अब जैसे आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप बस सीए शांतम गुप्ता सिलेक्ट कर लेना, ये पहला वाला ही मेरा है। ठीक है, इस पे ब्लू टिक भी है। मैं क्यों दिखा रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है। ये जब आप ये हाइलाइट्स वाला खोलोगे ना, ये जो तीसरा है, जीके जी, गुप्ता जी का ज्ञान, तो इसमें आपको ये जो छोटे छोटे कंटेंट्स है ना, उनके बारे में पूरी कैरेक्टराइजेशन मिल जाएगी। 30-30 सेकंड के वीडियो क्लैरिफिकेशन मैंने बनाए हैं ये जीके जी में, और फॉलो भी कर लेना। ठीक है, आ जाओ। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आइए सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन इंडिया। अब याद रखो सर, ड्रॉन इन इंडिया कंपलसरी है, मतलब उसको ड्रॉन इन इंडिया तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ मैं क्या बोल रहा हूं, एंड ऑन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा आदमी जो इंडिया का रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट के लिए यहां पर कोई डेज वेज देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नेगो का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें लिखा होगा कि रेसिडेंट है या नहीं है। और पेबल इन इंडिया, मतलब कहने का यह बात है सर कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए ड्रॉन इन इंडिया तो कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर एंड भी लिखा है, लेकिन इन दोनों में से ऑन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पेबल इन इंडिया में से, दोनों में से किसी एक कंडीशन का भी अगर हो गया ना तो काफी है। सर अगर दोनों हो गया तो अच्छा, तो भी इनलैंड है। दोनों में से एक हो गया तो भी इनलैंड है। सर अगर दोनों ही बाहर हो गए तो फॉरेन है, तो फॉरेन है। इसीलिए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखो बगल में मैं क्या लिखता हूं। पहला तो मैंने बोला ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। देखो, अगर वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया हो गया तो वो सीधे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इस बारे में बात ही नहीं करनी। ठीक है, और क्या हो सकता है? और मान लो दूसरा केस है, ड्रॉन इन इंडिया हो गया, तो अब तुम लोग क्या सोचोगे, अरे वाह सर ड्रॉन इन इंडिया हो गया एंड, अब तो बोलोगे सर ये तो आप यही लिखे चले जा रहे हो, रुको, ड्रॉन इन इंडिया एंड
रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर ड्रॉन भी इंडिया के बाहर, ड्रॉन इंडिया में है लेकिन बाकी दोनों चीजें इंडिया के बाहर चली जाती हैं, पेबल भी और रेसिडेंट भी, तो भी वो फॉरेन बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं यही बोल रहा था, ये वही वाला केस है कि ये वाला और यहां पर एंड बन गया। अगर ये वाला और यहां पर एंड बन जाएगा तो भी ये फॉरेन। ठीक है, तो फॉरेन बनने के भी दो ऑप्शन है, इंडियन बनने के भी दो ऑप्शन। ठीक है, इंडियन नहीं, इनलैंड। फॉरेन हो गया, इंग्लैंड हो गया। नेक्स्ट, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, और इसी के साथ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स तीनों बता दूंगा। सर, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनकम्प्लीट है। वो क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि या तो उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, या हो सकता है उसमें पार्टी का नेम नहीं लिखा है। ठीक है, या हो सकता है उसमें क्या बोलते हैं, डेट ना लिखी हो अगर वो चेक है तो। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है, या हो सकता है ये तीनों मिसिंग हो, इनमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है, तो वो इनकम्प्लीट है। तो हम लोग उसको बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनकम्प्लीट एंड इनकोहेट मींस द सेम थिंग। ठीक है सर, क्या बेरर इंस्ट्रूमेंट इनकोहेट होता है? देखो सर, बेरर इंस्ट्रूमेंट इनकोहेट होता है क्योंकि उसमें भी पार्टी का नाम मिसिंग है, लेकिन हर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बेरर होता है, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है पार्टी का नाम हो लेकिन अमाउंट ना लिखा हो, तो वो इनकोहेट होगा कि बेरर होगा? वो जब, तो वो इनकोहेट होगा कि बेरर होगा? तो वैसा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका, हाँ, आपका इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, आपका इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पार्टी का नाम नहीं लिखा होने से बेरर होता है, और हर बेरर इंस्ट्रूमेंट इनकोहेट होता है, लेकिन हर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बेरर नहीं होता। अच्छा, एंड अब क्या हुआ सर, सुनो, इस इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट पर स्टैंप लगा होता है। स्टैंप की एक वैल्यू होती है, हर चीज, हर स्टैंप की एक वैल्यू होती है। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो आदमी है जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर किया। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट को पाया है, वो इसमें स्टैंप वैल्यू तक सामान विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, स्टैंप वैल्यू तक। ठीक है, अगर वो सिर्फ एक होल्डर है, होल्डर मतलब जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए नहीं, ठीक है, किसी और मींस से इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर किया है, वो उस पर सिर्फ वही, उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकता है जितने के लिए लायबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी आपको। ठीक है, ये है अंजलि, ये है मीनाक्षी, और ये है रश्मि। अब सुनो, अंजलि ने मीनाक्षी से 15,000 का गुड्स खरीदा। ठीक है, मीनाक्षी ने अंजलि को एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिया जिस पर अमाउंट नहीं लिखा था। अंजलि ने उसको साइन करके वापस मीनाक्षी को दे दिया। अब मीनाक्षी को तो पता है कि इस पे 15,000 रुपए लिखने, क्योंकि 15,000 का सामान दिया, तो मीनाक्षी है होल्डर, उससे ज्यादा वो डाल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा आइडिया है कि भैया ये 15 का ही है। अब मीनाक्षी ने ना पीछे से रश्मि से पैसे लिए हुए थे, कुछ उधारी ली थी, तो वो उधारी थी 17,000 की। तो उसने ना ये इंस्ट्रूमेंट रश्मि को दे दिया बिना रश्मि को बताए कि इस पे से 15,000 ही लेना। तो रश्मि हो गई होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसने भैया 17,000 का सामान कभी मीनाक्षी को दिया होगा, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट पर कितना रुपया विड्रॉ कर सकती है? 17,000, प्रोवाइडेड इसमें स्टैंप वैल्यू 17,000 का हो। तो जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर 17,000 होना चाहिए। 17,000 रिकवर करेगी और वो अंजलि से 17,000 लेगी, और बाद में मीनाक्षी अंजलि को 2,000 रुपया वापस देगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रश्मि पूरा 17 ले सकती है, बिकॉज शी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स कंप्लीट करता है, तो वो स्टैंप वैल्यू तक विड्रॉ कर सकता है। अगर एक होल्डर कंप्यूट करता है, तो वो स्टैंप वैल्यू तक विड्रॉ नहीं कर सकता, वो सिर्फ उतना ही ले सकता है जितना उसका हक बनता है।
जैसे अगर मीनाक्षी इसको कंप्लीट करती और मीनाक्षी लिख देती 17,000 तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि मीनाक्षी को पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू सिर्फ 15,000 है। आइए, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? देखो सर, अगर एक इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज ऐसी है कि हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे कि वो एक प्रोमिसरी नोट है या वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उस केस में एक्ट ये बोलता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसके हाथ में ये है, वो चूज कर सकता है कि वो इसको क्या ट्रीट करना चाहता है, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। जो भी वो सिलेक्ट करेगा एक बार, वो डिसीजन फाइनल है, और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट सेम मैनर में ट्रीट किया जाएगा। अगर उसने बिल चुना तो बिल माना जाएगा, अगर उसने प्रोमिसरी नोट चुना तो प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। एज ही सिलेक्ट्स सो शैल बी फॉलोड। ठीक है, अगला। अब आया सर नेगोशिएशन। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर, अगर एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी नेगोशिएशन के लिए आपको खाली क्या चाहिए? डिलीवरी, कि बस डिलीवरी हो जाए उतना काफी है। अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उस पर किसी का नाम लिखा है, तो उसके लिए आपको चाहिए डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। डिलीवरी भी चाहिए, इंडोर्समेंट भी चाहिए, दोनों। अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बेरर हो गया, ऑर्डर हो गया। बेरर मतलब सिर्फ नेगोशिएट करना है, ऑर्डर मतलब डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। बेरर हो गया, ऑर्डर हो गया। इसके बाद आया, बेरर हो गया, ऑर्डर हो गया। ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सर, अगर मान लो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, तो डिलीवरी कौन करेगा? सर, डिलीवरी खुद इंडोर्सर करेगा तो ही वैलिड होगा, या एंडोर्सर के बिहाफ पर उसका एजेंट करेगा तो भी वैलिड होगा। लेकिन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा डिलीवरी, तो वो डिलीवरी वैलिड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी उसका एजेंट है, उसको बोला कल जाके इसको सी को दे देना, ये वैलिड है। ए ने इंस्ट्रूमेंट अपने ड्रॉअर में रखा और उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद साफ सफाई में बी, जो कि उसका सन है, उसको ये इंस्ट्रूमेंट मिला, उसने जाके सी को दे दिया, ये है इनवैलिड, क्योंकि नेगोशिएशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ओके। उसके बाद एक सेक्शन 139 आता है, ये चेक के केस में आता है। बेसिकली बात क्या है, मान लो मेरे हाथ में एक चेक है जो मेरे को राकेश कालरा ने दिया है। ठीक है, मेरे नाम पर एक चेक है जो मेरे को राकेश कालरा सर ने दिया है, आरके जी ने दिया। ठीक है, अब मेरे हाथ में जो ये चेक है वो इस चीज का प्रूफ है कि आई हैव राइट ऑफ पेमेंट, कि मेरे पास पेमेंट का हक है। आई हैव राइट ऑफ पेमेंट, कि मेरे पास पेमेंट का हक है। अब आरके जी सर क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई शांतम सर, आपने ये इंस्ट्रूमेंट चोरी किया है, आपने तो थेफ्ट किया है। तो ये मैं बोलूंगा कि सर ये ना एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। क्या है? ये एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। रिब्यूटेबल मतलब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब राकेश सर कोर्ट में जाके ये बोल जरूर सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट चोरी किया है, ये मेरे हाथ में है, इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे लिए इतना ही वैलिड है, दिस इज इनफ। अगर कालरा सर बोल रहे हैं कि नहीं शांतम सर आपने ये चोरी किया, उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, मेरे को कुछ करने की दरकार नहीं। ठीक है, लास्ट सेक्शन 117। अच्छा, अब सेक्शन 117 की बातें सुनना, इसमें 5 पॉइंटर्स हैं, एक एक करके बताता हूं। पहला पॉइंटर क्या बोलता है? बोलता है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है
तो उसका जो अमाउंट है आप वो भी रिकवर करेंगे सामने वाले से, प्लस उस आदमी ने आपको प्रेजेंटमेंट के लिए किसी जगह पर बुलाया था, तो जो प्रेजेंटमेंट के चार्जेस हैं, हो सकता है पैसा लेने के लिए उसने आपको दूसरे शहर बुलाया हो, तो वहां तक का गाड़ी या बस का भाड़ा। उसके बाद कोई लीगल चार्जेस, अगर आपको कोर्ट में केस वेस करना पड़ा हो, तो जो लीगल चार्जेस इंकर हुए हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, लीगल चार्जेस के लिए भी। हाँ, तो ये अमाउंट है, प्रेजेंटमेंट चार्जेस, प्रोटेस्टिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है सर आपके, हाँ, ये क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग वो अथॉरिटी होती है जिसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है। नोटरी पब्लिक बोलते हैं उसको, आपने शायद अकाउंट्स में उसको पढ़ा भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अकाउंट्स में आपने शायद पढ़ा भी होगा, कालरसन ने आपको बताया होगा नोटरी पब्लिक के फंक्शंस के बारे में। ये उसी नोटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई दुनिया के बाहर की नहीं। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट है, उसका जो प्रेजेंटमेंट चार्ज है, उसका जो प्रोटेस्टिंग चार्ज है, नोटिंग चार्जेस, सब मिलेगा। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू बोलता है कि मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट एक फॉरेन करेंसी में बनाया, आप इंडियन हो, ठीक है, आपने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है, एक आदमी को देने के लिए यूएस में डॉलर के टर्म्स में। उस दिन $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। इस दिन इंस्ट्रूमेंट फिर डिसऑनर हो गया, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। एक महीना बाद जब आप ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो $1 इज इक्वल टू 80 हो गया है। तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बनेगा ना, ये न्यू एक्सचेंज रेट पर बनेगा। मतलब ये $1 इज इक्वल टू 80 के साथ के हिसाब से बनेगा न्यू एक्सचेंज रेट। मतलब पहले मान लीजिए आपकी पेमेंट 70 लाख रुपए की थी, ठीक है, तो आप 70 के रेट से $1 लाख का इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे। पेमेंट तो अभी भी आपकी 70 लाख की है, बट अब 80 के रेट से आप बनाओगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। तो 70/80 बनेगा, नंबर ऑफ डॉलर्स कम हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो नुकसान है। अरे क्या नुकसान है, 70 लाख पहले भी मिलना था, 70 लाख अभी भी मिलना है। वो तो हमारी इंडियन करेंसी और वो हो गई है, क्या बोलते हैं, पावरफुल हो गई है। तो ठीक है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हो गई, हो गई। आइए, अब आया पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया, मान लो प्रोमिसरी नोट, ठीक है। बी ने वो प्रोमिसरी नोट एंडोर्स कर दिया, किसको, सी को। 12 लाख का था, तो ये भी आगे बढ़ा दिया 12 लाख का। यार सी के पास जाके ये डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब सी का नुकसान ना हो इसलिए बी ने सी को पे कर दिया, तो बी के पॉकेट से निकला 12 लाख। हाँ, इसलिए जब ए बी को पेमेंट करेगा तो वो उसको 12 लाख भी देगा, प्लस इंटरेस्ट भी देगा ऑन द इंटायर अमाउंट। मतलब मान लो 12 लाख का अमाउंट था, प्रेजेंटमेंट के लिए 20,000 रुपया और लगा, नोट प्रोटेस्टिंग चार्जेस 10,000 रुपए लगे, और नोटिंग चार्जेस 5,000 रुपए लगे। ये टोटल कितना हुआ, 12 लाख 20, 12,35,000। तो 12,35,000 पर ही इंटरेस्ट पेमेंट होगा 18% पर एनम। किस डे से किस डे तक, बी ने जिस दिन पेमेंट किया है सी को, डेट ऑफ पेमेंट से लेके डेट ऑफ रियलाइजेशन, जिस दिन ए बी को वापस कर रहा है। याद रखना, इंटरेस्ट वाली चीज सिर्फ तभी आएगी जब जो बीच वाला पार्टी है उसने अपनी जेब से पैसा सामने वाले को दे दिया है डिसऑनर होने के बाद, वरना नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा। अब आएगा पॉइंट नंबर 4। अब आप बोलोगे सर 4 में और इसमें क्या अंतर है, 4 और 2 में, अभी बताऊंगा। यह आदमी इंडिया में है, सामने एक आदमी खड़ा है वो रशिया में है, और इसके बाद यह आदमी एक तीसरे आदमी को इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करता है जो फ्रांस में है। अब बात क्या है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट यहां जाके डिसऑनर हो जाता है तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो करंट एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ठीक है।
एट दी करंट एक्सचेंज रेट। तो तुम बोलोगे सर 2 और 4 में तो सेम ही बात है। सेम बात नहीं है। 2 वाला फर्स्ट पर्सन को डील करता है और फोर्थ वाला डील करता है इंडोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट पर। वो इंडोर्स्ड का लॉ है, वो नॉर्मल का लॉ है। वो लॉ ये है कि दो ही पार्टी है, ये लॉ तब है जब तीन पार्टी है, दोनों का इफेक्ट सेम है। पॉइंट लास्ट, पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मोस्ट रेलेवेंट। अब ये क्या बोलता है कि सर जो आपका पूरा पैसा बाकी है ना, इस केस में 12,35,000 प्लस जो इंटरेस्ट था, सारा पैसा जो बाकी है, ये सारे पैसे के लिए आप सामने वाले पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, और वो भी ऑन डिमांड, और उससे आप पूरा पैसा एक साथ मांगो। अगर वो दे दे तो ठीक, और अगर ना दे तो वापस से डिसऑनर की जो प्रक्रिया ऊपर से नीचे हुई है वो सेम प्रक्रिया होगी। मतलब पूरा पैसा का इंस्ट्रूमेंट बनाओ, उससे पैसा मांगो, अगर वो दे दे तो वेल एंड गुड, अगर ना दे तो डिसऑनर की जो प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक हुई है वो सेम प्रक्रिया नीचे से ऊपर वापस होगी। ओके, सो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा राइटअप था। अब अगला आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मेरे को बताना जरूर कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और देख के इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस बार पेपर में मैं बता रहा हूं सिर्फ एक आदमी जीतेगा, वो है कॉन्सेप्ट। इसीलिए लॉन्ग रन में आप एक चीज नोटिस करना, मैं इतना क्यों कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हूं। आप देखोगे मैं यूट्यूब पर भी जब पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हूं, प्लस पे भी पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट पर। क्योंकि देखो जल्दी का काम शैतान का है, ये मैं नहीं बोल रहा, बचपन से तुम्हारी मम्मी सिखाती आई है, पुरखों में लिखा हुआ है। ठीक है, फटाफट भगाने का मतलब ये नहीं होता कि सही से पढ़ा रहे हैं। 100% कोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल टेक यू थ्रू। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, लॉ के सब्जेक्ट को रटते हैं। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ रहा है ना, रट्टू तोता के लिए जगह नहीं बचेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूज कोड CSG, सेव द अर्थ। बाय बाय, सी यू, टाटा। हेलो।